बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों मैं आपको फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2005 में जो पेपर हुआ था वो कंप्लीटली हल करवाने लगा हूं। फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 मैथमेटिक्स का पेपर, क्योंकि हमारे पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन इस मंथ के आखिर में पेपर है मैथमेटिक्स का हमारे पास, तो उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा और वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2026 में पेपर देना है उनको भी फायदा हो जाएगा इससे। तो टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से। जी सेक्शन बी था सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर ही हमारे पास सामने पड़ा है। मैं इसको कंप्लीटली हल करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स यानी ए और बी ओ और आर वाले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 जी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है 3z² + 2z + 2 = 0। z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वहां हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जी। सबसे पहले हमारे पास 3z² + 2z + 2 = 0 ये इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को साइड पे लेके जाएं, जैसे मैंने एरो लगाया तो +2 जाके -2 हो जाएगा, चेक करें। फिर आपने क्या करना है, जेड स्क्वायर को अकेला करना है। तो जेड स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है 3। इस 3 को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो ऑन बोथ साइड 3 से डिवाइड करें, जरा चेक करें। ये आपने बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 ऊपर 3 आपस में काट जाएंगे, चेक करें। ये 3 और ऊपर वाला 3 आपस में कट गए, जो बच गया उसको आप लिख देंगे z² + 2/3z = -2/3। अब बच्चों आपने यहां करना है फार्मूला कंप्लीट। फार्मूला कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या है हमारे पास, आप करेंगे z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2a, a से मुराद z, और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो z के साथ वैल्यू लिखी हुई है 2/3, इसका हाफ ले लें। इसका हाफ ले लें तो हाफ हाफ कट के क्या आ जाएगा 1/3, यानी z a का स्क्वायर हो जाएगा +2a × b। b वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है हमने जो z के साथ कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, उसका हाफ लेना है। तो 2 2 कट जाएगा हमारे पास, तो 1/3 आपने यहां भी ऐड कर देना, और 1/3 का स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे भी ऐड होगा और इक्वल के इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट और राइट पे दोनों वैल्यू बैलेंस रहेंगी। और अगर हम दोबारा इस जगह पे आ जाए सेंटर वाली वैल्यू पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2z/3 आ जाएगा। तो ऊपर चेक करें 2z/3 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1/3 का स्क्वायर ही ऐड होना था। अब ये बेसिकली हो जाएगा z + 1/3 का होल स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट। तो ये चेक करें हमारे पास यूजिंग कौन सा फार्मूला, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये z + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -2/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, -2/3 + 1/9 का एलसीएम लेंगे तो -6 + 1/9 आ जाएगा, तो -5/9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट जो है z की वैल्यू निकालना है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो z की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये वाली पावर z से कट जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट से, इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो -5 पे स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट जब भी हटाते हैं बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। अगले स्टेप में +1/3 को उस साइड पे भेज दें, -1/3 हो जाएगा। और अंडर में से जब भी माइनस हो और माइनस खत्म करना हो तो बाहर आपको आयोटा लगाना पड़ता है, क्योंकि -1 अंडर हमारे पास आयोटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, इनका एलसीएम ले लें तो z = -1 प्लस -√5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ही ओ आर आर वाला सवाल जी। कहता है ट्राइंगुलर पार्क हैज इट्स 3 कॉर्नर्स लोकेटेड एट पॉइंट्स। एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं या कॉर्नर है, A 2 3 1 है, B 5 7 2 है एंड C 1 4 3 है।
फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ उन्होंने बता भी दिया कि हमने एरिया निकालना है और किस तरीके से निकालें, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला हमने पढ़ा था बच्चों, ये हमने पढ़ा एक्सरसाइज 3.3 का सवाल, एक्सरसाइज 3.3 में से आया हुआ है। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फार्मूला होता है 1/2 ए बी इंटू ए सी, यानी बेस इंटू हाइट होता है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी ए बी सी, A231 जो नंबरिंग थी वो दे दी। अब हम फार्मूले को जरा नोट करते हैं। फार्मूले हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। एक तो याद रखना है ए दोनों साइड पे आए, ए साइड पे भी और ए इस साइड पे भी, और ए बी क्रॉस ए सी हो जाए। अब क्रॉस प्रोडक्ट उस वक्त निकलेगा जब हमारे पास ए बी होगा, क्योंकि हमारे पास ये वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये मैंने निकाला है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। जो सेकंड क्या हमारे पास 572 और ए मेरे पास क्या है 231। फिर ये माइनस हो रहे हैं तो 5 - 2 हो जाएगा 7 - 3 2 - 1। चेक करें, पहला नंबर पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से माइनस हो जाएगा। ये 3 4 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कामे की शक्ल में लिखे हुए हैं। अगर हम कामे को हटाएंगे तो पहले के साथ आई वेक्टर आएगा, दूसरे के साथ जे आएगा, तीसरे के साथ के। चेक करें 3i + 4j + k। इसी तरह हम क्या निकालेंगे ए सी का क्या फॉर्मूला होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी सी सेकंड है तो सेकंड माइनस फर्स्ट। सी के कोऑर्डिनेट ऊपर से दे के लिख लेंगे 1 4 3, ए के भी लिख देंगे 2 3 1। फिर ये माइनस हो रहे हैं तो 1 - 2 4 - 3 3 - 1, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से माइनस कर। तो 2 में से 1 गया -1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा। अब ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अगर हम वापस फार्मूले पे आए तो हमने अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी आई जे के लिखते हैं। यहाँ नोट करें पहले क्या लिखा हुआ है ए बी। तो ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3i 4j और k है, तो हमने कोफिशिएंट्स लिखनी है। तो हमारे पास i का कोफिशिएंट्स क्या है 3, j का कोफिशिएंट्स 4, k का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दें। फिर उसके बाद बारी ए सी की, तो ए सी का कोफिशिएंट -1, फिर j के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 और k वाला हमारे पास 2। तो ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी की फॉर्मूले से वैल्यू आ गई। अब इसको बच्चों हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर देंगे, जैसे एक्सरसाइज 2.2 में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। रो 1 से करते हैं एक्सपेंड। चेक करें जी, एक्सपेंडिंग का तरीका कार ये होता है, पहले आई लिखते हैं, आई जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, यानी 4 1 1 2 लिख देंगे। फिर पहली वैल्यू प्लस होती है हमारे पास, दूसरी माइनस जे। अब जे जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दे, यानी इस रो और इस कॉलम में इसको छोड़ दे तो 1 3 1 2 बच जाएगा, सॉरी 3 1 - 1 2 बच जाएगा। इसी तरह के इस कॉलम में इस रो में इसको छोड़े 3 4 - 1 1 बच जाए। ये एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आपने चैप्टर 2 में पढ़ा भी हुआ है। तो फिर उसके बाद ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 1 1 1 और दरमियान में माइनस माइनस जे, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, सेंटर वाले से 1 1 1 आ गया, प्लस के 3 1 3, 4 1 4 माइनस ये भी है और सेंटर वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये याद रखें जी, 8 में से 1 गया 7 आई, 6 + 1 7 जे, 3 + 4 7 के। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो x² + y² + z² अंडर रूट आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू -7 है, z की वैल्यू +7। तो चेक करें, +7 -7 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 49 + 49, ये हो जाएगा 147। 147 को कैलकुलेटर से करेंगे तो 7 × √3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ए बी क्रॉस ए सी मिल गया। अब क्या करें जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी फॉर्मूला था, तो उसका क्या था 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, जो मैंने स्टार्ट में लिखा है। जस्ट ए बी क्रॉस ए सी के मॉडुलस की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 7 × √3 विच इज 7√3/2 हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, लिखा हुआ है सवाल, ये बोर्ड का पेपर मैंने प्रॉपर सवाल लिख दिए है। वेरीफाई दैट sin थीटा sin × π/3 - थीटा sin × π + π/3 + थीटा = 1/4 sin 3 थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये इसको हम शो करते हैं क्योंकि ये बड़ी साइड है 1/4 sin 3 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी हमने।
अब यहाँ आपने थोड़ा सा नोट करना है, यहाँ आपके पास ये साइन अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी एक अल्फा माइनस बीटा है और एक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ये नीचे मैंने आइडेंटिटी लिख दी, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस वाले में साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद आप इस पे फार्मूला लगा दें, अल्फा से मुराद पाई बाई 3 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिर्फ बच्चों आपने इतना ध्यान रखना है कि अल्फा की जगह पाई बाई 3 और बीटा की जगह थीटा पुट करना। सिमिलरली यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और अल्फा की जगह पाई बाई 3 बीटा की जगह थीटा। फिर थोड़ा सा आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू अंडर 3/2, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू अंडर 3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, ये हमारे पास सारी वैल्यू ए हो जाएगी और ये सारी वैल्यू हमारे पास बी, ए माइनस बी, ये हमारे पास ए और ये सारी वैल्यू बी, क्योंकि ये सेम लिखी है, सी प्लस माइनस का फर्क। तो यहाँ यूजिंग करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो अंडर 3/2 कॉस थीटा का स्केयर माइनस 1/2 साइन थीटा का स्केयर। अब जब हम स्केयर लेंगे तो अंडर 3 का स्केयर तो कट जाएगा और नीचे 2 का स्केयर 4 और कॉस स्केयर थीटा 3/4 कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, चेक करें। और यहाँ पे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। नीचे से क्या होगा हमारे पास, अब जब हम यहाँ आ जाएंगे थोड़ा सा आप सोचेंगे, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है वो हमने करना है साइन में। अगर आप दोबारा पीछे जाएं और चेक करें, प्रूफ करना है साइन 3 थीटा में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि कॉस के थीटा की जगह 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास सारी वैल्यू जो है ना साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये बात याद रखें। तो 3/4 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/4, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे से 1/4 क्या करें, कॉमन ले लें, तो ये साइन थीटा बाई 4 बाहर आ जाएगा, 3 माइनस 3 साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा की वैल्यू बच जाएगी। जब 1/4 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी, माइनस 3 साइंस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 साइंस के थीटा। फिर क्या करेंगे, इस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइंस के थीटा और साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी, साइन 3 थीटा, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जी, ओ आर आर वाला। वेरीफाई दैट एन आर माइनस 1, ये एन आर नहीं, ये हमारे पास होता है एन सी आर, और एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 बाई आर। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन है रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एन आर प्लस एन इंटू आर माइनस 1 ब्रैकेट, दरमियान में डिवाइड का निशान नहीं होता, मैं इसको आर आर लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए। इसको कहते हैं एनसीआर, ये एनसीआर माइनस 1, यानी ये जो फॉर्म होती है हमारे पास एनसीआर, ये बेसिकली एन आर यूं लिख के हम ब्रैकेट लगा दें। अब एनसीआर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल अलहदा लिख देते। अब इन दोनों पे आपने जस्ट फार्मूला लगाना है, तो पहले पे लगाएंगे तो एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ एन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे वाली वैल्यू का अलहदा जो आर माइनस 1 है, यानी ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करें तो ये फॉर्म आए। फिर आप थोड़ा सा नोट करें, एन फैक्टोरियल दोनों तरफ है, ये तो ऊपर कॉमन आर है, यहां से थोड़ा सा आपने ओपन करना है फॉर्म, ये आर फैक्टोरियल, ये आर माइनस 1। जो फैक्टोरियल होता है बेसिकली वो हमारे पास बैकवर्ड ओपन होता है, यानी अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 4 3 2 1 बैकवर्ड जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो आर फैक्टोरियल होगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो बैकवर्ड क्या होगा, एक नंबर कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ नंबर एक एक कम हो रहा है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो ये आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, चेक करें। वो इसलिए ताकि इसके साथ इसकी मैचिंग हो जाए। इसी तरह एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, अब इसमें एन माइनस आर प्लस 1 बड़ी वैल्यू है, तो इसको एक दफा लिखेंगे और इसी में से एक माइनस कर देंगे, ये खास स्टेप है। एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, एन माइनस आर प्लस 1 और इसी में से एक माइनस कर देंगे, यानी बैकवर्ड चले जाएंगे। इससे फायदा में क्या होगा, ये फैक्टोरियल भी आपस में मैच कर जाएंगे। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 8 का, फैक्टोरियल को इस्तेमाल करते हुए
फैक्टोरियल तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, लेकिन बहरहाल यहाँ इसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। जो फॉर्म बची बच्चों उसको लिख लें। उसको लिखने के बाद आप नोट करें एन फैक्टोरियल ऊपर से और नीचे से r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल कॉमन आ रहे हैं। तो ये मैं देखें मैंने लिख दिया टेकिंग n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो इधर 1 ओवर सिंपल r बच जाएगा क्योंकि ये दोनों बाहर कॉमन चले गए। यहाँ ऊपर 1 बच जाएगा और इधर से हमारे पास ये फैक्टोरियल भी निकल जाएगा, ये वाला फैक्टोरियल भी, तो n-r + 1 बच जाएगा। तो जो बच गया उसको हम लिख दें वो। उसके बाद आप क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली इस साइड में, प्लस r माइनस r आपस में कट जाएंगे तो n+1 और r इंटू n-r+1। अब आपने क्या करना है इसको दोबारा क्लोज शक्ल में लिखना है, तो n+1 शुरू में लिख दें, n फैक्टोरियल बाद में, और इसी तरह n-r पहले r-1 फैक्टोरियल है साथ r, तो क्या करेंगे r पहले लिख देंगे n-r-1 बाद में, यानी बड़ी वैल्यू पहले आएगी छोटी वैल्यू बाद में। इसी तरह n-r+1 बड़ी वैल्यू है और n-r फैक्टोरियल छोटी है, उसको पीछे कर देंगे। अब क्या होगा हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल n पे था तो ये n+1 पे फैक्टोरियल आ जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास 4 फैक्टोरियल लिखा हो और पीछे 5 लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 फैक्टोरियल के पीछे हमने फैक्टोरियल चेंज कर दी। तो ये क्योंकि जनरल टर्म्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो पीछे फैक्टोरियल शिफ्ट हो जाएगा और n वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसी तरह r है, r में से एक माइनस करके फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब फैक्टोरियल किस पे चला जाएगा r पे। इसी तरह यहाँ पे n-r+1 है, एक माइनस करेंगे तो यही फॉर्म आएगी और ये फैक्टोरियल की शक्ल में, तो दोबारा इसको क्लोज कर दें तो ये तीनों फैक्टोरियल की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, आप देखें ऊपर n+1 cr बन जाएगा। जैसे कि n-cr क्या था, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, r का ऊपर में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर, तो इधर भी सेम यही कॉन्सेप्ट करके हमने क्लोज कर देना फार्मूला। फिर क्योंकि हमारा जो प्रूफ था राइट हैंड साइड वो इस फॉर्म में था तो इसको हम अल्टरनेटिवली इस फॉर्म में लिख देते हैं n+1 ओवर r। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है सच दैट वेक्टर्स, एक वेक्टर ये दिया हुआ है कामे के बाद दूसरा ये है और तीसरा ये आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं जो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और हमने p की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है एक्सरसाइज 3.4 का। बहरहाल हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं। लेट पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, तो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिए ए बी सी, नीचे लाइंस लगा दी। सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर है सो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, यानी ए बी सी इक्वल टू 0, या हम इसको यूं लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, फॉर्मूला लिख दें फिर भी ठीक नहीं तो डायरेक्ट लिखें। पहला वेक्टर क्या हमारे पास a, तो a के कोफिशिएंट क्या है 1 2 p, ये लिख देंगे 1 2 p। फिर दूसरे नंबर पे b है, b के क्या है हमारे पास 3p4, 3p4। फिर तीसरे नंबर पे क्या हमारे पास c के क्या कोफिशिएंट है i का 2, j का 3, k का 4, 2 3 4, तो चेक करें 2 3 4 आ गई। अब बच्चों आपने क्या करना है सिंपल एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करना है। रो 1 एक्सपेंडिंग का क्या तरीका कार जो हमने 2.2 में पढ़ा है, रो 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, p4 3 4, p4 3 4 लिख देंगे। फिर पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस 2, अब 2 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दे 3 4 2 4, 3 4 2 4 आ गया। फिर उसके बाद माइनस के बाद प्लस p, फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे 3p2 3, 3p2 3। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4p माइनस 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, दरमियान में माइनस 3 3 जा 9, दरमियान में माइनस 2p जा 2p। ये चेक करें मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या होगा 4p माइनस 12 अपनी जगह पे, 12 में से 8 गए 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, p 9 से मल्टीप्लाई होकर 9p, p माइनस 2p से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2p इसके डाले। अब थोड़ा सा नोट करना है माइनस 2p इसके स्टार्ट में आ जाएगा, 9p और 4p कितना हो गया 13p, और माइनस 8 माइनस 12 जिन पे स्टार लगाएंगे इनको ऐड कर दे माइनस 20 आ गया। माइनस कॉमन ले लें बच्चों,
मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें। 2p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ आपकी चॉइस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p में, तो आपकी मर्जी है इसकी फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो मैंने फैक्टराइजेशन से कर दिया 8p माइनस 5p। तो पहले दो में से 2p कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5, हल करें इसको, p माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, 2p माइनस 5 बच गया हमारे पास। तो p माइनस 4 इक्वल टू 0, 2p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2p इक्वल टू माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो p की इन वैल्यूज के लिए वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर रहेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट ओ आर वाला, जो दूसरा पार्ट था। अब ये हमारे पास फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 5 cos 2 पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का सवाल है। तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी मॉड, मिनिमम वैल्यू का होता है a माइनस बी मॉड। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है, इसमें a जो है हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये c है और अकेले वाला हमारे पास d था। बहरहाल हमारा ताल्लुक a b c है, तो हम जस्ट a b नोट करेंगे कि हमारे पास a इक्वल टू 3 है और b की वैल्यू 5 है। फिर आप क्या लिखेंगे, f मैक्सिमम, f क्योंकि ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल में आंसर दे देते हैं 1/a प्लस बी मॉड। अगर ये हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा होता सीधा तो हम सिंपल लिख देते हैं a प्लस बी मॉड इस तरह। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, a की जगह 3, b की जगह 5, 3 प्लस 5 8, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/8 आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a माइनस बी मॉड, तो 3 माइनस 5, 5 में 3 के माइनस टू पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये 1 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की फॉर्म में था, यानी 1/, की फॉर्म में था, नहीं तो बस यही मैक्सिमम और ये मिनिमम का फार्मूला होता है सिंपल हमारे पास। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 जी कहता है इफ p ऑफ x इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x4 माइनस 6x³ प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6, देन डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस 1 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड करें, तो p ऑफ x लिख दिया। सिंथेटिक डिवीजन के लिए याद रखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटी वैल्यू पे, यानी 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 1 है और कांस्टेंट कोई नहीं है तो 0 लिख दें। और ये बात याद रखिए अगर कोई अल्फाबेट मिस है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे x स्क्वायर मिस होता तो आप 0x स्क्वायर लिख देते, ये खासियत सिंथेटिक डिवीजन की याद रखें। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब इसको यूज करने का स्टाइल क्या हमारे पास, यूं लाइन लगाएंगे, यूं करेंगे, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, x4 का कोफिशिएंट 1, x³ का -6, x स्क्वायर का 11 और x का -6 और आखिरी हमारे पास 0 भी लिख सकते हैं। किससे डिवाइड करना है जी, 1 से। अप्लाई करने का तरीका क्या है, अगर आपको नहीं आता तो पहली वैल्यू इसी तरह नीचे, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करें -6 + 1 -5, फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, 11 -5 करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, ये 11 है हमारे पास। फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 - 6 0। तो यहाँ 0 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास डिवाइड करने से जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है डिप्रेस्ड इक्वेशन, क्या कहते हैं हम उसको, डिप्रेस्ड इक्वेशन, क्योंकि एक दफा सिंथेटिक डिवीजन लगाया है तो पावर x की हमारे पास, तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x की पावर 4 हाईएस्ट पावर थी, तो एक दफा अप्लाई करने के बाद हमारे पास पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, x³ - 5x² + 6x = 0 आ जाएगी। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई एक पावर रिड्यूस करने के बाद। उसके बाद कहता है जी सॉल्व द रिजल्टिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब रिजल्टिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या, हमारे पास x³ - 5x² + 6x = 0। फिर क्या करेंगे हम, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 5x + 6 = 0 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो हमारे पास x = 2 और 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जी कहता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस है सेकंड टर्म 1/6, हार्मोनिक सीक्वेंस है जिसकी सेकंड टर्म 1/6 है एंड फोर टर्म 1/12।
तो आप क्या करें जी, A2 को 1/6 का नाम दे दे, A4 को 1/12 का। हमने फाइंड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमने AN निकालना है। जनरल टर्म क्या हमारे पास, AN। तो AN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक सीक्वेंस में है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो हमें पता है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो उसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो AP में चला जाता है। तो मैंने यहाँ इसको डैश का नाम दे दिया। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A2 = 6, A4 = 1/12 हो जाएगा इन AP। यानी जो टर्म्स दिए हैं ना, इनके रेसिप्रोकल ले लें तो ये AP में चला जाएगा। जब AP में चला जाएगा तो A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A1 + D, A2 = A1 + D और A4 = A1 + 3D। ये फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हैं, कौन सा वाला, AN = A1 + n-1 × D। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप अप्लाई करें इस पे। तो A1 + D = 6, A1 + 3D = 12। इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली हल कर लें, क्योंकि +1 है, ये भी +1 A1 है, तो ये माइनस करेंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -3D में से D गया, -2D, 12 में 6 गया, -6, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। पुट इन इक्वेशन 1, किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से A की वैल्यू निकाल लें, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, A1 = 3 आंसर आ जाएगा। तो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला था, AN = A1 + n-1 × D। A1 की जगह 3, n हमें नहीं पता क्योंकि जनरल टर्म निकालनी है, D की जगह 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होकर 3n - 3 प्लस 3n - 3 काट जाएगा, 3n बच जाएगा। अब ये AN = 3n किस में, हमारे पास AP में। तो जनरल टर्म इन AP क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आंसर आया है इसका रेसिप्रोकल लेने, जो हमारे पास 1/3n बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 कंप्लीट होगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी, क्या कह रहे हैं हमें, विदाउट ड्राइंग ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट नहीं करना जी, फाइंड रेंज, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शन। ये भी 9.1 का क्वेश्चन है, जो इस साल से पिछले साल की बुक थी उसमें मौजूद है हमारे पास। तो बहरहाल y = -4 cos 7x - π है। अब हमने नोट करना है हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जी cos का, जो cos x है या sin x है, इनकी रेंज होती है -1 से 1। cos x की और sin x की रेंज होती है -1 से 1। तो अगर cos x की रेंज -1 से 1 है तो -4 cos क्या हो जाएगी, ये जो -4 होगा हमारे पास, ये रेंज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी हमारे पास जो रेंज इसकी बनेगी इस फंक्शन की, -4 को -1, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -4, फिर इसको दोबारा अरेंज कर दें, -4, 4। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी। उसके बाद आगे जी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है -a मॉड। तो यहाँ पे हमारे पास जो -4 लिखा हुआ है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a = -4 है, यानी ये वाली वैल्यू a है। तो -4 मॉड का क्या काम होता है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर दे, तो -4 मॉड +4 हो जाएगा। पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/c, जो c है यहाँ पे वो हमारे पास 7 है, c की वैल्यू है 7। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, c हमारे पास क्या है जी, 7। यहाँ स्टार्ट पे लिख लें पहले, तो यहाँ पुट कर दें, पीरियड निकल आएगा। अब दूसरी चीज पूछी हुई थी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आ गया, पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड क्या हमारे पास 2π/7, वैल्यू उल्टा दें 7/2π। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जी, फाइंड अ टर्म कंटेनिंग x³। टर्म निकालें जिसमें x³ इन्वॉल्व हो इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2 की पावर 6। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.2 में, ये क्वेश्चंस काफी सारे मौजूद हैं इस तरह के। इसमें x हमारे पास a होगा, प्लस से पहले वाली वैल्यू, प्लस के बाद वाली वैल्यू b होगी, जो पावर होगी वो हमारे पास n है। तो a b n निकल आए। ये फार्मूला जो आपने याद करना है, वही नो TR + 1 = NR a⁻n - r br। इसको याद कर ले बच्चों, शाबाश। NR a⁻n - r br। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 6, r इसी तरह x a की जगह 6, n की जगह a की जगह x आ जाएगा, n की जगह 6, b की जगह 2। ये ऊपर से देख के लिखें। अब आपको कहा हुआ था कंटेनिंग x³, तो जो x वाली वैल्यू आपके पास टर्म वाले फॉर्मूले में आई होगी, उसको जो सवाल में x³ दिया हुआ है उससे कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो x सेम आ गया, तो 6 - r = 3 आ जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 3 r = 3 आंसर आ जाएगा।
फिर जब हमारे पास आर आ जाएगा, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जो टर्म क्वेश्चन में गिवन है उसको जो यहाँ से निकाला हुआ है उससे कंपेयर करके आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आर की जगह 3, उसके बाद इस आर की जगह भी 3, 6 3, ये हमारे पास एनसीआर है, ये तो चले निकालते हैं कैलकुलेटर से। 6 में से 3 गया 3, 2 का क्यूब 8। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहते हैं 6 3 का एनसीआर, तो आप पहले लिखेंगे 6, फिर शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर ये देखें एनसीआर का बटन, ये चेक करें, ये दबाएंगे, फिर 3 दबाएं तो यूं आ जाएगा 6 C3, इक्वल दबाएं, क्या आंसर आ गया हमारे पास 20। तो ये देखें नीचे 20 लिखा हुआ है, तो 28 से मल्टीप्लाई होकर 160 एक्स क्यूब। तो ये हमने वो टर्म निकाल ली है जिसमें एक्स क्यूब इन्वॉल्व है, और ये हमारे पास 4 टर्म है, आर की जगह 3 पुट करने से आया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 जी कहता है इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस द फिफ्थ टर्म इज 15। फिफ्थ टर्म से मुराद A5 इक्वल टू 15। ये बिल्कुल वो जो हार्मोनिक वाला सवाल हमने किया ना, उसी तरीके से हमने करना है, सिर्फ ये डायरेक्ट हमारे पास एपी में गिवन है। एंड 12 टर्म इज 50, A12 की जगह 50 आ जाएगा। क्या निकालना है जी? कॉमन डिफरेंस विच इज डी, और फर्स्ट टर्म विच इज A1, डी और A1 निकालना। तो A5 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास A1 प्लस 4D होता है, ये मैंने आपको याद करवाया डायरेक्ट, A1 प्लस 4D। A12 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 11D, यानी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये बात याद रखिए। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ। तो उसके बाद क्या होगा, A1 यहाँ भी है वहां भी है, उसी तरीके से इन दोनों को सिमिल्टेनियसली हल करके A1D की वैल्यू निकालें, क्योंकि प्लस A1 है तो माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 11 में से 4 गया -7D, 50 में से 15 गया -35, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड करेंगे, डी की वैल्यू 5 आ गई। डी की वैल्यू उठा के किसी एक में पुट कर दें, जैसे कि हम यहाँ पुट करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 15 -20 -5 आंसर आ गया। चेक करें, 4 5 20, 20 उधर जाके माइनस करें, 20 में से 15 के -5 आंसर आ गया। तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, यही निकालना था हमने, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, यही हमने निकालना। तो ये चीजें आप याद रखें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 जी, ओ आर पार्ट जो है हमारे पास, क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट जी, 6 पार्ट हमारे पास। वेरीफाई दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के इक्वल शो करें। ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का फर्क है। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 का सवाल है, तो बहरहाल इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वल टू कॉट थीटा शो करना है। थोड़ी सी रद्द बदल करें जी, cos 2 थीटा को इधर ले आते हैं, sin 2 थीटा को उधर कर दें, cos 2 थीटा इधर ले आए, sin 2 थीटा उधर कर दें। अब इससे फायदा ये होगा, हमारे पास जो 1 प्लस cos 2 थीटा इसकी जगह हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जिसको मैं स्टार फार्मूले का नाम देता हूँ, स्टार फार्मूला। जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे उनको पता है कि सर स्टार फार्मूला इसको कहते हैं, cos के थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये हमने सिर्फ अपनी समझ के लिए रखा हुआ है, तो इसकी जगह हम 2 cos के थीटा लिख सकते हैं, उसकी जगह 2 sin के थीटा। अब क्या होगा, जो sin 2 थीटा हमारे पास, ये sin डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो sin 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसकी जगह ये लिख दिए। नीचे भी साइन डबल एंगल आइडेंटिटी ओपन कर दी। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, टेकिंग 2 cos थीटा कॉमन, 2 cos थीटा कॉमन, ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, और नीचे से 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी साइन मौजूद है, यहाँ भी, तो यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा, तो 2 2 काट जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, ये काट जाएंगे, cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 जी, वेरीफाई करें जी। ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में हमें दिया हुआ है, और ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लेके हमने इसकी इक्वल शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब इसको शो करने का तरीका ये होता है कि अगर मेरे पास 1 1 है तो 1 के नीचे 0 बना दें, तो ये हमारे पास रो 2 है तो रो 2 माइनस रो 1, ये रो 3 में है, ये वाले, ये रो 3 है, ये हमारे पास रो 2 है, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास कि रो 2 में से रो 1 माइनस करें, तो हम माइनस करते हैं, मैंने दोबारा इसको लिखा, रो 2 पे हाथ रखा यूं, रो 2 माइनस रो 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर रो 3 माइनस रो 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया।
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये वाले फॉर्म आ गई। अब अगर थोड़ा सा देखें ना तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर को मैं बी प्लस ए बी माइनस ए लिख सकता हूँ, और सी स्केयर माइनस ए स्केयर को सी प्लस ए सी माइनस ए लिख सकता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा दें। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास बी माइनस ए इधर भी है, बी माइनस ए इधर भी है, यहाँ जीरो है तो इसका मतलब बी माइनस ए मैं रो 2 से कॉमन ले सकता हूँ, सी माइनस ए सी माइनस ए ये मैं रो 3 से कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी मौजूद है यहाँ भी मौजूद है। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ तो मौजूद नहीं है, तो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप जीरो के साथ सी माइनस ए लिख दें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही आना है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो चीज मौजूद है। तो टेकिंग बी माइनस ए फ्रॉम रो 2 एंड सी माइनस ए फ्रॉम रो 3 कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 और यहाँ जो वैल्यू बच गई वो लिख देंगे, यहाँ बी प्लस ए बच जाएगा, यहाँ सी प्लस ए। फिर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, क्योंकि 1 के नीचे 2 जीरो हैं तो कॉलम 1 प्रेफरेबल है, क्योंकि आगे माइनस 0 प्लस 0 जस्ट हमने लिखना है, तो ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दें, 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए लिख दें। तो आगे हमारे पास डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 एक्सपेंड करके भी देख लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दोनों वैल्यू इसी तरह 1 सी प्लस ए हो जाएगा, 1 बी प्लस ए से मल्टीप्लाई होकर बी प्लस ए दरमियान में माइनस, अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस बी माइनस ए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, सी माइनस बी। तो आप चेक करें यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारी राइट हैंड साइड है। 2 का पार्ट 7 जी कहता है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 विथ पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। अब रेंज हमें जो है ना पाई का मतलब 180 से 270 तक दी हुई है, किसकी? थीटा की दी हुई है। हमने क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है sin θ/2 की और cos θ/2 की विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो tan थीटा जब हमारे पास 3/4 है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी, बेस की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, इसको हम ए, इसको बी, इसको सी का नाम दे देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस की जगह 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 3 का, ताकि हम सारी ट्राइंगल को कंप्लीट करें। तो ये चेक करें, हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करके 25, 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 आ। अब इसके बाद हमने निकालना है जी cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस 5। तो क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा था क्वेश्चन में, क्योंकि यूं लिखा हुआ था पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270, 180 टू 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वाला चूज कर रहेंगे +5 के बजाय -5। बहरहाल कॉस निकालने के बाद अब हमारे पास आ जाता है जी असल फार्मूला जी, sin θ/2 का फार्मूला होता है 1 माइनस cos θ/2 का होल स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे cos थीटा यूज होना था इसलिए हमने पहले वैल्यू इसकी निकाल के रख दी। cos थीटा की वैल्यू -4/5 पुट करें, एलसीएम शेल्सियम लेके ये चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9/5, 1/2 साइड पे हो जाएगा, तो ये 3/10 आ जाएगा। तो साइन थीटा हमारे पास जो है +3/10 अंडर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे, हम प्लस चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? मैंने आगे लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब आप कहेंगे सर ऊपर आपने लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ आप कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसकी वजह ये है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एंगल θ/2 हो गया। जब θ/2 हो गया तो आप जरा रफ वर्क चेक करें, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 था। जब हमारे पास θ/2 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो गया, इस पाई को भी 2 से डिवाइड कर दे, इधर इसको भी 2 से डिवाइड कर दे और एंगल को भी 2 से डिवाइड कर दे, तो π/2 90 होता है, θ/2 ये 135। तो θ/2 की रेंज जो है 90 से लेके 135 तक है, जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरह cos θ/2 का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस cos θ/2। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, साइन में माइनस आता है और cos θ/2 में हमारे पास प्लस आता है। बाकी सेम उसी तरीके से हल करें, cos थीटा की वैल्यू -4/5, एलसीएम लेके -1/10 अंडर रूट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्यों हमने नेगेटिव लिया? क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा ना 1/10 अंडर रूट, ऊपर से जब हटाया प्लस माइनस, तो माइनस इसलिए लिया क्योंकि θ/2 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में था, यहां से हमें पता लगा है, ये नोट करके रख लें अपने आसानी के। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 का 8 पार्ट जी कहता है बाउंसिंग बॉल रीबाउंड्स 80% ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट। कहता है एक बाउंसिंग बॉल है, यानी नीचे ठप्पा देंगे वापस ऊपर आएगी और 80% इसके प्रीवियस हाइट पे आता है, यानी हर ठप्पे के बाद रीबाउंड होने के बाद 80%
जो उसकी वैल्यू होती है वो आती है। इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की बुलंदी से बॉल को फेंका गया, यानी समझे कि यहां से बॉल फेंका गया जिसकी बुलंदी 50 मीटर है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास हर 50 के बाद उसकी जो हमारे पास बुलंदी है वो 80% कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब क्या जी, फर्स्ट हाइट इक्वल टू 50 मीटर, फर्स्ट रीबाउंड अपवर्ड, 50 का 80% कम हो जाएगा फर्स्ट, जब पहली दफा ऊपर से नीचे बाल आएगी तो ये 8% हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 40 मीटर। अब सपोज करें आपकी बाल आ गई है यहाँ पे 40 मीटर पे, ठीक हो गया। अब सेकंड रीबाउंड अपवर्ड होगा तो वो 40 का होगा, कि यानी ऊपर नीचे यूं आएगा, यानी इतना ठिपा इस बॉल को ऊपर जाएगा और फिर दोबारा नीचे आएगा। तो 40 इंटू 80%, यह हल करेंगे 32 आ जाएगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। यानी कहने का मकसद, एक दफा बॉल जब रीबाउंड होगी उसका 80% कम होगा, फिर दूसरी दफा 80, फिर उसका 80। तो इसी तरह तीसरा थर्ड रीबाउंड अपवर्ड, क्या आंसर आया हुआ था 32 का 80%, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे 25.6 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास जो आए हैं नंबर्स, वो आए हैं हमारे पास 40, 32, 25.6। अब ये जो है हमारे पास सीक्वेंस, ये जीपी में है, आप चेक कर सकते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 40 है, R की वैल्यू हमारे पास 8% 8 बनती है। तो और आप चेक कर सकते हैं, ये 8/10 बनता है हमारे पास। R 32 डिवाइडेड बाई 40 होगा, विच इज इक्वल टू 8/10 पर हाल। तो हमारे पास 8/10 आ जाएगा, बल्कि मैंने आगे किया हुआ है। तो अब हमें अब नहीं पता कि बॉल कितने ठिप्पे खाएगी। अगर इसने कहा होता ना कि 6 ठिप्पों के बाद, ये 6 दफा रीबाउंड होने के बाद कितना बनेगा, तो हम 6 तक कैलकुलेट कर लेते। तो जब हमारे पास सम इनफाइनाइट आता है कि हमें नहीं पता, तो हम एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, किसका, जीपी का। ये किस में है हमारे पास, ये बात याद रखिए, ये जीपी में है, ईपी में नहीं। तो जीपी का जो इन्फिनिटी का फॉर्मूला A1 और 1 माइनस आर है, और इन्फिनिटी का इसलिए पता लग रहा है क्योंकि हमारे पास पता नहीं जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा वो ठिपे या रीबाउंड होती रहेगी बॉल, तो इसलिए इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A1 की जगह 40 आ जाएगा, R की जगह 8/10, हल शल करके हमारे पास S इन्फिनिटी इक्वल टू 200 मीटर। तो ये हमारे पास का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट जी, 8 पार्ट है हमारे पास। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन। कहते हैं एजुकेशन के वर्ड से कितने लेटर बन सकते हैं, सच दैट ऑल द वावल्स आर नेवर टुगेदर, के वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, यानी A E I O U, A E I O U जिसको हम वॉवल्स कहते हैं, कहते हैं ये इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। तो टोटल वर्ड्स कितने हमारे पास 9। तो टोटल वर्ड्स 9 है, तो इसकी टोटल आर्गुमेंट्स कितनी बन सकती हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 9PN। अगर टोटल आर्गुमेंट्स निकालना हो टोटल वर्ड्स का, तो 9PN को फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से सिंपल हो जाएगा। आप लिखेंगे 9, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद ये NPR का बटन दबा देंगे, उसके बाद फिर 9 दबाएं, इक्वल दबाएं, 362880 आ जाएगा। ये चेक कर लें, 362880। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, तो वॉवल्स वर्ड्स आर्गुमेंट्स हम चेक कर लेते हैं कितने हैं। वो 5P5 है। वॉवल्स कितने, 5 है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये 120 आ जाएगा। ये वॉवल वर्ड्स की आर्गुमेंट है, क्योंकि 5 लफ्ज है तो 5 ही इसकी परम्यूटेशन बनेगी 5P5। लेकिन वॉवल वर्ड्स के क्या बनेगा, वो भी यही बनेगा, क्योंकि वॉवल्स की तादाद भी तो 5 ही हमारे पास, उसके आर्गुमेंट वर्ड्स भी इतने ही बनेंगे और वॉवल्स भी इतने ही बनेंगे। ये खासियत है इस क्वेश्चन की। 5P5 ये हमारे पास करेंगे 120 आ जाएगा। अब टोटल आर्गुमेंट वेयर वॉवल्स वर्ड्स आर टुगेदर। अब टोटल आर्गुमेंट कितने हैं जिसपे वॉवल वर्ड्स आ सकते हैं, देखें टोटल वाले में भी वॉवल आएगा और सिंपल वॉवल वर्ड्स में भी आएगा। तो इसका मतलब 120 मल्टीप्लाई बाई 120, ये करेंगे 14400 आ जाएगा। तो ये वो आर्गुमेंट्स हैं जिनमें वॉवल्स आ सकता है। तो वो वॉवल्स वर्ड, अब हमने निकालना वो था कि वॉवल वर्ड्स नेवर टुगेदर, कि वो कितने अल्फाज बन सकते हैं जिसमें वॉवल्स नहीं आ सकता। तो टोटल आर्गुमेंट हमारे पास क्या था 362880, इसमें से जो वॉवल्स बन सकते हैं उसको माइनस कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 जी, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस up to so on n cube equal to n into n plus 1 by 2 का whole square for all n belongs to natural number n greater than equal to 1। अगर
क्वेश्चन पेपर में यहाँ -1 लिखा है तो उसकी करेक्शन कर लें, n+1 के साथ ये प्रूफ होता है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है इसको सिंपल सा तरीका होता है, 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, n की जगह 1 पुट करते हैं। जब n की जगह 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, ये देखें पुट इन इक्वेशन 1। अब ये तो नंबर्स लिखे हुए, n सिर्फ ये है, तो इस n की जगह 1 का क्यूब, n की जगह 1, n की जगह 1 + 1 2, 2/2 कट जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 = 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड। सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक हो गया। फिर हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। इसी सवाल में जो इक्वेशन 1 है इसमें सिर्फ n की जगह आपने k रिप्लेस कर देना, n की जगह k × k + 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास k × k + 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ n की जगह हमने k रिप्लेस किया। असल स्टेप है नो वी प्रूव इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब हमने क्या करना है, n की जगह k + 1 पुट करना है। उसका तरीका क्या होगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस k की जगह साइड पे k + 1 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा k + 1 क्यूब, यानी ये n था ना, n क्यूब लिखा हुआ था ऊपर सवाल में, तो n की जगह k + 1 पुट करेंगे तो k + 1 का क्यूब बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एडिंग k + 1 का क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, यहाँ भी ऐड कर देंगे और राइट साइड में भी, तो ये k + 1 का होल क्यूब आ जाएगा। ये k पे स्क्वायर अलग आ जाएगा, k + 1 पे स्क्वायर अलग डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ऊपर नोट करें k + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ k + 1 का होल क्यूब है, तो k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे बाकी चीजें जो बच गई k² / 4 + k + 1 इसको लिख देते हैं। ये बच्चों हमने लिख दिया। अब जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 के फॉर्म में लिखा हुआ है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं जी, 4k + 4 हो जाएगा, ये हमारे पास k + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर बनेगा तो आपने क्या करना है, इस k + 2 को ब्रेक डाउन करें, k + 1 + 1 लिख सकते हैं। और अब थोड़ा सा आप नोट करें, आपने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना था, तो n = k + 1, n = k + 1 ये बन गया, और n = k + 1 ये है लिखा हुआ, ये 1 है, और साथ ये 1 है, सॉरी ये प्लस है, और 1 साथ अलग लिखा हुआ है, या इधर चेक कर लें, n = k + 1, n = k + 1, तो ये n × n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के लिए वैलिड हो गया। तो थोड़ा सा मजीद बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर मिला के होल स्क्वायर कर लें, तो ये एग्जैक्टली अब मैच कर रहे हैं, n + 1 ये n हो गया और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल इस फॉर्म से मैच कर रहा है। सो इट इज ट्रू फॉर n = k + 1, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 जी कहता है फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके हमने रैंक निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। रैंक जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन फॉर्म, यानी हमने इसकी एचलन फॉर्म बनानी है। एचलन फॉर्म ये कहता है हमारे पास 1 हो, इसके नीचे 0 हो। अब नीचे 0 करने के लिए ऑपरेशन क्या करेंगे, यानी 1 हो नीचे 0 हो, फिर यहाँ 1 हो नीचे 0 हो, फिर यहाँ 1 हो, यानी बेसिकली हमने यूं बनाना है। ये थोड़ा सा आप जहन में रख लें, खाका 1 नीचे 0, फिर यहाँ 1 0, फिर यहाँ 1, यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायगोनल में 1 1 और इसके नीचे 0 बना। फिर आप क्या करेंगे जी, नीचे 0 करने के लिए ये ऑपरेशन में लिख दिए रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, यानी रो 2 - रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। रो 3 में अगर हमने 0 करना है, रो 3 - 4 टाइम्स रो 1, -4 को रो 1 से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया। रो 2 पे आपने उंगली रखनी है, -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करना, -2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 2 2 * 4 आ गया। उसके बाद -4 को रो 1 से, ये रो 1 लिखी हुई, ये जो पहली रो है ना ये रो 1 है, -4 को रो 3 में ऐड करें, -4 टाइम्स रो 1, -4 4 1 * 4, -4 0 0, 4 2 * 8, ये आ जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 0 - 2 ये ऐड शैड होके ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या टारगेट है जी, चेक करें, 1 नीचे 0 बन गए, अब यहाँ 1 बनाना है। अब यहाँ लिखा है -2, अब 1 बनाने का इसका एक ही हल है कि मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो -1/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 1 -1 -3 आ जाए, चेक करें। फिर उसके बाद क्या करना है जी, 1 नीचे 0 1 नीचे 0 बनाना है। अब जहां 0 बनाने में आपको बताना चाहता हूं कि आपने किस तरह ऑपरेशन करना है, रो 3 में ऐड करना है जहां 0 करना चाहते हैं, और किसको यूटिलाइज करके 0 करना है, रो 2 को, यानी ये रो 2 है और ये रो 3 है। रो 3 में हमने ऐड करना है
3 टाइम्स रो 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 0 हो जाए, -3 + 3 0। तो बहरहाल ये मैंने दोबारा ऑपरेशन लिख दिया। अब आप चेक करें, रो 3 पे याद रखेंगे, यूं रो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 -3, 3 3 जा 9। तो ये हमने क्या किया, 3 को रो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, हल करने के बाद ये आंसर, ये सारे 0 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एक रो ये है हमारे पास, रो 1 नॉन जीरो, यानी ये 0 है, ये नॉन जीरो, रो 2। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास, 2। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं उतना ही हमारा रैंक होता है, तो रैंक इक्वल 2। तो आप चेक कर ले, 1 नीचे 0, 1 नीचे 0, यहाँ 1 अब कैसे बनाएंगे, तो सारी रो ही 0 होगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपने काउंट कर देने हैं और ये आपने कहना है ये हमारे पास इसका रैंक है, रैंक इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 10 पार्ट। इफ z1 इक्वल टू 10 cos 100 प्लस iota sin 100 and z2 इक्वल टू 5 cos 40 प्लस iota sin 40, देन फाइंड द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। क्या पोलर फॉर्म में निकाले जी? दो चीजें इसने पूछी हुई हमसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली चीज ने क्या, z1 z2 का प्रोडक्ट और दूसरा z1 डिवाइडेड बाय z2, ये दो वैल्यूज निकालें। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है सिस थीटा के इक्वल। cos का c, आयोटा और साइन का s, ये तीन लफ्ज मिलके सिस बनाते हैं, CISS, सिस थीटा, और एंगल साथ कॉमन आ जाता है तो हम कहते हैं सिस थीटा। तो इसी तरह जो z1 है 10 cos 100 प्लस आयोटा साइन 100 है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो cos का c, आयोटा, साइन का s और एंगल जो सेम है 100, तो सिस 100 आ जाएगा। और z2 इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, चेक करें जी, cos 40 प्लस आयोटा साइन 40, यानी cos का c, आयोटा और साइन, CIS सिस, और एंगल जो है हमारे पास 40, सिस 40, तो ये हमारे पास 5 सिस 40 आ जाएगी। अब एक उसने कहा हुआ था कि मल्टीप्लाई में करें, z1 z2 को मल्टीप्लाई करें जी, 10 इंटू सिस 100, 5 इंटू सिस 40, 10 5 जा 50। अब ये है सिस 100 मल्टीप्लाई बाय सिस 40। अब यहाँ आपने बात ये समझनी है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सिस को हम एक दफा लिखते हैं, CIS सिस, और एंगल्स को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 100 प्लस 40, ये थ्योरम है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140, तो सिस 140 आ जाएगा। अब दोबारा उसी तरीके से C फॉर cos 140, I फॉर आयोटा और S फॉर साइन 140 कर दें, तो ये हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको डिवाइड करेंगे, z1 डिवाइडेड बाय z2, तो 10 वाले ऊपर आ जाएगा, z1 वाले z2 नीचे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब उसी तरह अगर आपको नहीं याद आ रहा मैं बता दूं, ये cos का c, आयोटा का I, साइन का s, सिस और एंगल जो सेम है सिस 100, नीचे cos का c, आयोटा, साइन का s और एंगल क्या है 40, सिस 100 और सिस 40। तो ये चेक करें, और मैंने मेंशन कर दिया कौन सा फार्मूला लगाया, सिस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हमारे पास सिस 100 और सिस 40 लिखे हुए डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये इस शक्ल में सिस अल्फा और सिस बीटा, तो ये हमारे पास थ्योरम है, हम इसको अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई में हम ऐड कर देंगे। तो 100 माइनस 40, एंगल एक दफा लिखना है, 40 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। जब दोबारा हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ भी आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, सिस अल्फा सिस बीटा, ये क्या होगा, सिस अल्फा प्लस बीटा, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफा सिस लेके हम इसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 जी, 2 का पार्ट 10 OR-R1, अ सोलर पैनल। ये सवाल थोड़ा सा हट के आया हमारे पास, 9.1 से रिलेटेड है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ये हमारे पास पेपर में। तो बहरहाल पी एफ थीटा हमारे पास एक मॉडल दिया हुआ है, 100 cos 3 थीटा माइनस 90, और थीटा की रेंज 0 से 180 के दरमियान है, 0 भी इंक्लूडेड है 180 भी। पहले में कहा हुआ है एंगल फॉर मैक्सिमम सनलाइट निकालें एंड मैक्सिमम सनलाइट रिसीव्ड, दो चीजें निकालनी, एक हमने मैक्सिमम सनलाइट भी निकालना है और मैक्सिमम सनलाइट कितनी आ रही है हमारे पास सोलर पैनल पे वो लिखना है। दूसरा एंगल ऑफ मिनिमम सनलाइट निकालना है और मिनिमम सनलाइट रिसीव्ड कितनी हो रही है ये भी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मॉडल पी एफ थीटा इक्वल टू 100 cos 3 थीटा माइनस 90,
अब यहाँ आपने नोट करना है, आपके पास दिया हुआ है कॉस, जो रेंज ऑफ कॉस थीटा होती है वो -1 से 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम हमारे पास रेंज 1 आ सकती है और मिनिमम रेंज हमारे पास -1 आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1, थीटा को यहीं छोड़ें, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आ रही है। तो इस वाले एंगल को और जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है ये 3 थीटा -90, इनको आपस में इक्वल कर देंगे, कंपेयर करके इक्वल करेंगे, 90 जाके प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एंगल आ जाएगा जिसपे हमारे पास जो फंक्शन है सोलर को वो आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, सिंपल जो थीटा आपने 30 निकाल लिया है उसको इस सवाल के अंदर पुट कर दें ताकि आपके पास पता लग जाए कि सोलर पैनल से पावर कितनी हमारे पास आ रही है। तो चेक करें, फार्मूला लिखा था, थीटा की जगह क्या लिखी थी 30 डिग्री, 3 इंटू 30 90, 90 माइनस 90 0, कॉस 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास मैक्सिमम, ये बल्कि लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास एट एंगल इक्वल टू 30 भी। फिर मिनिमम कब होते हैं हमारे पास रेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम रेंज हमारे पास कॉस की -1 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1 लेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 जो होता है हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, कंपेयर विथ 3 थीटा -90। अब ये उसी से कंपेयर करें जो हमारे पास फार्मूले के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसको इक्वल रख लें, 3 थीटा -90 इक्वल टू 180, 90 आके प्लस 90 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 हमारे पास आ जाएगा, इस एंगल पे मिनिमम आंसर आएगा, तो आप चेक कर भी सकते हैं। तो वैल्यू पुट करें जी, अब फंक्शन के अंदर हमें थीटा की जगह क्या पुट करना है जी 90, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, थीटा की जगह आप पुट कर देंगे 90, ये आ गया 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 270, क्या लिख देंगे 270, जो एंगल आया होता है वो थीटा की जगह पुट कर दिया, 270 में से 90 जाएगा तो आ जाएगा 180, cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इसका मतलब जो मिनिमम आंसर आ रहा है हमारे पास वो -100 आ रहा है, विच इज इक्वल टू एंगल 90 पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास मिनिमम सनलाइट रिसीव्ड हो रही है एट एंगल इक्वल टू 90 पे, और पीछे हमारे पास मैक्सिमम सनलाइट रिसीव हो रही है एट एंगल इक्वल टू 30 पे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। 2 का पार्ट 11 जी, कहते हैं एक फोर्स है एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करती है, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट इस जगह पे ए और इस पे एफ फोर्स एक्ट कर रही है, फिर क्या होता है टू मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी पॉइंट पे इसको शिफ्ट कर देता है फोर्स लगाने के बाद, और जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हमने डी का नाम दिया। तो कहते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। हमने दो चीजें निकालनी है, एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक वर्क डन निकालना है हमने। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है एक्सरसाइज 3.2 में से, एक्सरसाइज 3.2 में से। बहरहाल हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये मतलब ए का पोजीशन वेक्टर है और ये बी का। डी तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डी से जाहिर कर देंगे ए बी के ऊपर एरो, सेकंड माइनस फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी वाला पहले लिख देंगे, ए वाला बाद माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 6 माइनस 2 5 माइनस 3 को माइनस करने के बाद 3 4 2 कम आ जाएगा, फिर कम में हटाएंगे तो आई जे के 3i प्लस 4j प्लस 2k, तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट। दूसरा उसने कहा था वर्क, अब वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, तो फोर्स भी हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, वैल्यू पुट करें। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों क्या होता है, आई का कोफिशिएंट 6 है, इधर आई का कोफिशिएंट 3, 6 3 जा 18, 8 जे का कोफिशिएंट है यहाँ 4, 8 4 जा 32, के का कोफिशिएंट 4 है यहाँ, के का कोफिशिएंट 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कहने का मकसद आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होता है, और ये ऐड होके हमारे पास आंसर 58 आ जाएगा जूल। 2 का पार्ट 11 जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड विद एक्सरसाइज 5.1 है कि इफ पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, लीव्स रिमाइंडर 5 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पहले हम यहां तक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है जो रिमाइंडर 5 लीव कर रहा है और किससे डिवाइड होने के बाद x माइनस 1 से। तो आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 आ गया।
इधर x की जगह 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 x की जगह 1 x की जगह 1 x की जगह 1 1 का क्यूब 1 a आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 b आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 तो a प्लस b प्लस 1 आ जाएगा। अब गिवन क्या हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 5 ये देखें इस चीज के लिए रिमाइंडर हमारे पास 5 है। जब रिमाइंडर 5 है मेरे पास और यहाँ का जो हमारे पास आया ये भी हमारे पास रिमाइंडर है, ये भी हमारे पास रिमाइंडर है। तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 जाके माइनस 1 हो जाएगा 5 में से 1 के 4 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये एक अप्लाई करने से आया। अब उसी तरह आगे पढ़ें एंड लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 3 है। सेम प्रोसेस करना है x प्लस 1 इक्वल 0 x इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में x का माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 ये माइनस 1 प्लस b माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस 3। अब इस सवाल में रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 3, ये मैं खुद से नहीं दिख रहा सवाल में लिखा हुआ है और जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो क्या है जी वो माइनस a प्लस b माइनस 3 आए। इसकी जगह अपनी वैल्यू लिख देंगे माइनस 3 जाके प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 6 दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक इक्वेशन हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 4 होगी है, एक इक्वेशन माइनस a प्लस बी इक्वल टू 6 होगी है। इन दोनों को सिमल्टेनियसली ऐड कर लें a b की वैल्यू निकाल लें, यही हमने करना था। अब ये प्लस है ये माइनस है तो सिंपल ऐड करें प्लस a माइनस a कट जाएगा। चेक करें जी एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 ये माइनस a प्लस a कट जाएगा b प्लस बी 2b 4 प्लस 6 10 तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड कर दें 5 आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें पुट इन 2 तो b की जगह 5 इक्वेशन 2 ये थी प्लस b इक्वल टू 4 b की जगह 5 पुट करें 5 जाके माइनस हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 1 आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 13 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट है सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 y प्लस जेड इक्वल टू 2 z इक्वल टू 2 यूजिंग क्रैमर रूल। किस रूल से करें जी क्रैमर रूल। तो पहले हम क्या करते हैं जी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का स्टाइल होता है x का कोफिशिएंट 1 y का 1 z का 1 1 1 1। अब y का 1 है z का 1 है x मिसिंग है तो 0 1 1 हो जाएगा 0 1 1। z इक्वल टू 2 यानी यहाँ x y मिसिंग है तो x की जगह भी 0 y की भी जगह भी 0 लिख देंगे 0 0 1। फिर हम लिखते हैं वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है x y z वो लिख देंगे और इक्वल के बाद 3 2 2 लिख देंगे। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास A होगा, ये वाला x कैपिटल X का नाम दे देंगे इसको B का। अब जो क्रैमर रूल है उसके फॉर्मूले होते हैं x इक्वल a x मॉड और a मॉड, y इक्वल a y मॉड और a मॉड, z इक्वल a z मॉड और a मॉड। a मॉड तो सिंपल है कि इसको हम लेट कर लेते हैं a और इसको एक्सपेंड कर दें। अब एक्सपेंडिंग बाय रो 3 कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 0 है नीचे तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0 1 इंटू इस रो कॉलम को छोड़ दे 1 1 0 1 1 1 0 1 तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही हमारे पास क्रैमर रूल अप्लाई हो सकता है। तो a इक्वल टू 1 आ गया। अब a सब के नीचे डिवाइड हो रहा था आ गया। अब हमने निकालना है a x मॉड। ये बड़ा सिंपल तरीका है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। a x मॉड का मतलब ये है कि जो पहला कॉलम है अब हमारे पास इसकी जगह हमने 3 2 2 लिख देना है और ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह रहेगी। तो चेक करें पहले कॉलम की जगह 3 2 2 लिख दिया बाकी वैल्यू इसी तरह। अब इसको एक्सपेंड कर दें एक्सपेंडिंग बाय रो 1 और सेम प्रोसीजर अप्लाई करें। पहले प्लस और ये रो कॉलम छोड़ दें फिर माइनस वैल्यू आती है रो कॉलम छोड़ दें फिर प्लस 2 फिर जिस रो कॉलम है उसको छोड़ दें। बहरहाल इसको हल करके सिंपल x इक्वल टू 1 मॉड आ जाएगा। फिर इसी तरह ए वाई में क्या होगा दूसरे कॉलम की जगह आपने बी लिखना है। अब बी हमारे पास क्या लिखा हुआ था 3 2 2 यानी 3 2 2 ये यहां आ जाएगा यानी ए वाई में सेकंड कॉलम में लिखना है पहला और तीसरा उसी तरह लिखा रहेगा जैसे कि पहले मौजूद था। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 करें क्योंकि 1 की नीचे 0 है तो ये रो और कॉलम छोड़ दें 2 1 2 1 आ जाएगा बाकी माइनस 0 प्लस 0 क्योंकि सिफर हो जाना है। ये भी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 दरमियान में माइनस लगा के सिफर हो जाएगा तो ए वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए वाई 0 आ सकता है लेकिन ए मॉड इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। इसी तरह जो ए जेड होगा बाकी दो कॉलम इसी तरह होंगे। तीसरे वाले कॉलम में 3 2 2 जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी ये वाली 3 2 2 ये हम रिप्लेस कर देंगे 3 2 2। उसी तरह इसको भी हम एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 कर देते हैं क्योंकि कॉलम 3 में देखें दो नीचे 0 है तो 1 आएगा। इसको चेक करें जी पहले रो एक्सपेंडिंग में कॉलम 3 से करेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 2 0 2 1 2 0 2 ये आ गया हमारे पास।
उसके बाद इसको -0 + 0 इनको हल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 ये हमारे पास 1 है और ये 0 हो जाएगा। मुख्तसर हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। हल कर लें इसको। अब सिर्फ फार्मूले पुट करने हैं। x की जगह ए एक्स मॉड और ए मॉड x ए एक्स मॉड 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आ जाएगा। ए वाई मॉड और ए मॉड y का आंसर है 0 डिवाइडेड बाई 1 0 आ जाएगा। ए जेड मॉड और ए मॉड ए जेड की वैल्यू 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्रैमर रूल सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने हल कर ली और ये ए जेड मॉड हमारे पास लिखा हुआ। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन 2 का 12 पार्ट का और पार्ट दूसरे वाला। यूज बाइनोमियल थ्योरम to approximate the value of 101 under root multiplied by 99 under root up to 3 places of decimal, यानी 3 डेसिमल तक हमने आंसर देने। तो आपने थोड़ा सा नोट करना है। 101 को मैं 100 + 1 लिख सकता हूँ और 99 को 100 - 1। चेक करें, थोड़ी सी फॉर्म बन जाएगी a + b a - b। 100 + 1 100 - 1 दोनों अंडर रूट में है तो इसको एक अंडर रूट में लिख देती है। 100 + 1 × 100 - 1। यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा देती है। 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 - 1। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब बाइनोमियल अगर हमने लगाना है तो 10,000 को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 के पास 10,000 नहीं है, नीचे आके डिवाइड हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इस वाली वैल्यू पे अलग हो जाएगी और इस वाली वैल्यू पे पावर अलग। ये तो 10 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 के स्क्वायर के साथ कट के 100 आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बाइनोमियल लगाने लगे हैं और 1/1000 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। और ये फार्मूला है हमारे पास ये बाइनोमियल सीरीज का। 1 + x की पावर n = 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x 0.001 है और n हमारे पास 1/2 है। तो आपने जस्ट इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है तसल्ली के साथ कि x की जगह 0.001 और n की जगह 1/2। ये चेक करें, n की जगह 1/2, x की जगह ये n की जगह 1/2 1/2 - 1 और आगे इसी तरह। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/8 से डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें जी, 100 को इससे मल्टीप्लाई करके 99.995 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब बच्चों आगे हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। कहते हैं पी एफ एक्स इक्वल टू 2x³ + x² - 13x + 6 है, देन पहला पार्ट वेरीफाई दैट x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। वेरीफाई करें x + 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो x + 3 को 0 के इक्वल पुट करें, x = -3 आ जाएगा। इस x की जगह -3 -3 -3 पुट करते हैं। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे ये इसका फैक्टर है। तो चेक करें, x की जगह -3 पुट करें, -3 का क्यूब -27 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 13 3 39। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर दूसरे पार्ट में कहता है फैक्टराइज p ऑफ x यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन से। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया कि आप यूं लाइन लगाएंगे और जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो कौन सी जी, 2x³ कोफिशिएंट 2 है, 1 है, -13 है और 6 है। जो कोफिशिएंट है उसको लिख दें, 2 1 -13 6। किससे डिवाइड करना था जी, x = -3, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 2 पहली वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाती है, 2 3 2 6 6 -6 + 1 -5 3 5 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 - 13 2 आ जाएगा, 3 2 6 -6 + 6 क्या आ जाता है हमारे पास आंसर 0। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनती है वो होगी, क्योंकि x³ से एक दफा सिंथेटिक लगाया डिवीजन तो एक पावर कम हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 2x² - 5x + 2 = 0। ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब तीसरे पार्ट में वो कह रहा था राइट ऑल द रूट्स ऑफ p ऑफ x। इसके ऑल रूट्स लिखें। तो जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। -5x + 2 क्या, -4x - x। पहले दो में से 2x कॉमन आया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया। x - 2 x - 2 कॉमन ले लें तो 2x - 1 बच गया। दोनों का प्रोडक्ट = 0, पहली वैल्यू भी = 0, दूसरी वैल्यू भी = 0। तो x = 2 आ गया, x = 1/2। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। फिर लास्ट पार्ट में कह रहा था कि राइट कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x एंड कन्फर्म बाय एक्सपेंडिंग।
कहते हैं इसकी कंप्लीट फॉर्म बताएं जी। अब ये जो है हमारे पास कितने रूट्स आए थे, एक्स इक्वल टू -3 आया, एक एक्स इक्वल टू 2 आया, एक एक्स इक्वल टू 1/2। इनको इस साइड पे भेज दें, एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा, एक्स माइनस 2 ये वाला फैक्टर हो जाएगा, 2 पहले मल्टीप्लाई करें 2x, फिर 1 आगे 2x माइनस 1 ये हो जाएगा। ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। अब अगर कहते हैं इसको एक्सपेंड करके कंफर्म करें, फिर आप क्या करेंगे चेकिंग कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2x से करेंगे 2x, फिर x को -1 से -x, फिर 2 को 2x से करेंगे 4x, फिर -2 को -1 से करेंगे +2। यानी आपने चेक करना है कि वापस भी यही फॉर्म आती है कि नहीं। फिर इसका जो आंसर आया -x -4x -5x, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें, टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा जो हमारे पास सवाल में है। तो इसका मतलब मैंने जो फैक्टर्स निकाले हमने वो ठीक निकाले हुए हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जी। इफ a इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, देन फाइंड a क्रॉस b। अभी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने क्या फार्मूला है, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। यानी पहले a के कोफिशिएंट लिखें, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 माइनस 1, यानी 1 है, फिर 2 है हमारे पास, फिर -1, 1 2 -1। ये हमने जैसे शुरू में एक वेक्टर प्रोडक्ट वाला किया था। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। इस पहले आई 1 लिखेंगे जी, इस रो और कॉलम को छोड़ दें, -2 4 2 -1, फिर दूसरी दफा -j जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें 3 4 1 -1, फिर प्लस के जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें 3 -2 1 2। ये आ गए, 2 1 2 4 2 8, 3 1 3 4 1 4, 3 2 6, 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस। ये आप तसल्ली से हल कर लें, ए क्रॉस बी हमारे पास ये आंसर है। 8 में से 2 के -6 -3 -4 -7, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए +7 और 6 + 2 8 आ गए। अब बी पार्ट में हमें कह रहा था कि फाइंड ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फाइंड ए क्रॉस बी डॉट ए, यानी जो हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आया है उसका ए वेक्टर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है और वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ए के साथ है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जो आई का कोफिशिएंट है -6, ये आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, -6 मल्टीप्लाई बाई 3। जे का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट -2, 7 मल्टीप्लाई बाई -2 होगा। के का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ के का कोफिशिएंट 4 है, जो स्टार लगाए मैंने, 8 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ए क्रॉस बी डॉट ए का आंसर हमारे पास आ गया जी 0। सिंस ए क्रॉस बी डॉट ए का आंसर अगर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इसी तरह हमें कहा हुआ था कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें बी के साथ और वेरीफाई करें कि ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर है बी पे कि नहीं। ये जो उल्टा टी लिखा हुआ है इसका मतलब है परपेंडिकुलर। क्या मतलब है इसका, परपेंडिकुलर। बहरहाल आप पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस बी का आंसर पीछे से देख के लिखेंगे, 20 लिखा हुआ है। आई वाला आई से, आई का कोफिशिएंट -6 +1 से होगा, +7 +2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 -1 से, यानी आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद इनको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये वेक्टर्स तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये इसका आंसर भी निकल आया और जो परपेंडिकुलर का पूछा गया वो भी वेरीफाई हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। 4 का ए पार्ट क्या लिखा हुआ है जी, इफ x इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्केयर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड। x हमारे पास छोटी सी वैल्यू है जिसका स्केयर और हायर पावर निगलेक्ट करेंगे और आप शो करें कि 16 + 4x की पावर 3/4 4 + x इंटू 9 - 6 एंड रूट इक्वल टू 2/3 + 13/72x अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो बहरहाल हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन लूंगा तो 4 + x की पावर 3/4 बच जाएगा। इसकी वजह ये है कि मेरे पास नीचे 4 + x मौजूद है, तो ये बेसिस सेम पावर ऐड और ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 4 की पावर 3/4 अलहदा हो जाएगा, 4 + x की पावर 3/4 अलहदा, और नीचे वाली वैल्यूज में से 9 में कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाते वक्त हमें 1 चाहिए। जब हमने 1 बनाना है तो 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 मौजूद नहीं है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, 9 की पावर 1/2 अलहदा आ जाएगी, 1 - 6x/9 जो है जो कट के 2/3 हो जाएगा, 2 3 2 6
3 3 जा 9, 2x/3 की पावर 1/2, और ये जो 4 प्लस एक्स की होल पावर 1 थी ये ऊपर आके माइनस हो गई है, 3/4 माइनस 1। तो 4 की पावर 3/2, 9 की पावर 1/2, नंबर्स को साइड पे कर दें, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये -1/4 आ जाएगा, और 1 - 2x/3 की होल पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको उठा के ऊपर लिख लेते हैं। 4 को 2 की पावर 2 कर दी हमने, और 9 को 3 का स्केयर, और ये वाली वैल्यू अभी फिलहाल इसी तरह। अब हम अगले स्टेप में इसको उठा के ऊपर लिख देते हैं। ये कटिंग हो जाएगी बच्चों, ये 2 2 से भी काट गया, 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 कटिंग होने के बाद। यहाँ सिंपल 3 बच जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, और इधर से हम 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बाइनोमियल सीरीज तो हमें यहाँ भी अप्लाई करना है, तो 1 हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो x के साथ 4 नहीं है, नीचे आके डिवाइड हो जाए। अब 4 पे पावर -1/4, ये दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ये बात याद रखें। 4 पे पावर अलहदा आ जाएगी, 1 + x/4 पे पावर अलहदा आ जाएगी। फिर क्या होगा हमारे पास, 4 को हम साइड पे कर देते हैं जी, 2 की पावर 2 -1/4, ये अलहदा। अब यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस वाली वैल्यू को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और ये बाइनोमियल सीरीज है यूजिंग 1 + x की पावर n = 1 + nx। अब क्योंकि सवाल में लिखा होता है स्केयर एंड हायर पावर निगलेक्टेड, तो इससे आगे हमने वैल्यूज नहीं लिखनी, और इस वाली वैल्यूज को हम हल कर लेते हैं। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर -1/2 3 आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, 1 + nx, यानी ये मेरे पास x है, ये मेरे पास n है, तो 1 + nx, जस्ट -1/4 को x/4 से मल्टीप्लाई करना है, ये थ्योरम, यानी ये x है और पावर में n है। तो इसी तरह 1 + -1/2 × -2x/3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x/16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 कट गया, x/3। ये बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, इनका एलसीएम लेके 2 2 आपस में कट जाएगा। अब ये अप टू सोन खत्म कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 + x/3 आ जाएगा, -x 1 से होगा -x/16, -x माइनस प्लस माइनस x से होगा x²/16 3 जा 48। अब सवाल में कहा हुआ था इसके स्केयर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड, यानी स्केयर को भी निगलेक्ट करें और हायर पावर को भी, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1 + x/3 - x/16, इनका एलसीएम ले लें पहले इन दोनों का, तो 16 3 द 48, ये 16x - 3x आ जाएगा, 16 में से 3x जाएगा तो 13x बच जाएगा। तो ये 1 + 13x/48 आ गया। अब 2/3 को क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 को 1 से, 2/3 को 13x/48 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, 2 1 जा, और बल्कि यहाँ कटिंग कर ले, 2 1 जा और 2 24 जा, 24 3 जा 72 हो जाएगा। तो 2/3 + 13x/72, यही हमने प्रूफ करना था अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, क्योंकि हम हायर पावर को निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। इस सवाल की खासियत ये थी कि हमने सिर्फ nx तक फार्मूला ओपन करना था, यानी हमने सिर्फ nx तक, ये देखें यहां तक फार्मूला लगाना था, क्योंकि सवाल में कहा हुआ था इससे हायर पावर को निगलेक्ट कर दे। क्वेश्चन 4 का पार्ट बी जी कहता है वेरीफाई द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, cos * α - बीटा = cos α cos बीटा + sin α sin बीटा, वेयर अल्फा बीटा रियल एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल लॉ है, इसको हम वेक्टर्स को यूटिलाइज करके हल करते हैं। अब वेक्टर्स को यूटिलाइज करके कैसे हल करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, ये मैं कहता हूं मेरे पास एक लाइन है ओ ए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और मेरे पास एक और लाइन है, इसको मैं कह देता हूं जी अल्फा, टोटल हो गया जी ये अल्फा, ओ ए का एंगल अल्फा हो गया। एक और लाइन वेक्टर में बनाता हूं ओ बी, और इसका एंगल मैं क्या कह देता हूं बीटा। तो मैं क्या लिखता हूं, लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स making angle alpha and beta with x-axis respectively, ये आप लिख देंगे। अब अगर आप थोड़ा नोट करें, जो एंगल ए ओ बी है मेरे पास, ए ओ बी, ये दरमियान वाला जो एंगल है, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये वाला, ये क्या होगा मेरे पास, जो बड़ा एंगल है अल्फा, इसमें से ये छोटा एंगल माइनस कर दें, यानी अल्फा माइनस बीटा।
तो एंगल ए और बी मेरे पास क्या आ गया जी, अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट लिखने जी। ओ ए जो है हमारे पास, वैसे जो वेक्टर लिखा जाता है ओ ए, वो एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओ ए होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस होता है हमारे पास, कॉस अल्फा और अयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। पहले आई का कोफिशिएंट होता है, दूसरा जे। इन एक्स के लॉन्ग कॉस अल्फा होता है एफ एक्स गुड एफ कॉस थीटा और एफ वाई गुड एफ साइन थीटा की रिस्पेक्ट से। इसी तरह जो ओ बी है मेरे पास, वो भी तो यही फॉर्म है, एक्स आई प्लस वाई जी, वेक्टर्स की फॉर्म में। तो ओ बी क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ बी का एंगल है मेरे पास बीटा, तो कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। यानी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ओ ए के साथ कॉस साइन लिखने अल्फा के साथ, क्योंकि ओ ए का एंगल अल्फा है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया। ओ बी का एंगल मेरे पास बीटा है, तो कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर्स पोजीशन। ये ना भी लिखें, ये डायरेक्ट लिख दें फिर भी ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप मुख्तसर इसको डायरेक्ट लिख लें, ओ इक्वल टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ओ बी इक्वल टू कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब बच्चों आप लिख देंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए की जगह अपनी वैल्यू, ओ बी की जगह अपनी, और दरमियान में डॉट। अब फार्मूला क्या होता है, ओ ए मॉट ओ बी मॉट कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी के दरमियान हमारे पास एंगल अल्फा माइनस बीटा है। मैं चेक कराता हूँ आपको, चेक करें जी। ओ ए ओ बी के दरमियान जो एंगल था वो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, तो ओ ए ओ बी के दरमियान हम एंगल अल्फा माइनस बीटा लेट कर लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब ये है डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 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 साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा साइन बीटा से, तो साइन अल्फा साइन बीटा। अब क्योंकि हमने शुरू में कहा था ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी हमारे पास 1, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो 1 1 मल्टीप्लाई होके यही रहेगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो हमने प्रूव्ड कर लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है जी, सॉल्व 3 इक्वेशंस दी हुई हमें 3x3 ऑर्डर की, यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड। यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमने करना है। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास वो बेसिकली है एचलन फॉर्म। वो क्या है हमारे पास, एचलन फॉर्म। सबसे पहले हम इसके एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, 1 2 -3 रेशो लगा के 4, 2 -3 4 रेशो लगा के 5, 3 4 -5 यानी कोफिशिएंट रेशो लगा के 6। चेक करें जी, ये एगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। कोफिशिएंट लिख लिया और जो रेशो के बाद वाली वैल्यूज हैं वो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है, यानी 4 5 6 4 5 6 ये लिख दी। अब हमने बनानी है इसकी एचलन फॉर्म। अब एचलन फॉर्म ये कहता है, मैं इधर लिख देता हूँ कि 1 हो नीचे 0, फिर यहाँ 1 हो 0, फिर यहाँ 1, यानी डायगोनल पे हमने 1 बनाना है और इसके नीचे 0। इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू से हमें गरज नहीं है। अब 1 के नीचे 0 करने हैं, तो हम क्या ऑपरेशन लिखेंगे कि रो 2 में ऐड करें -2 टाइम्स रो 1 करें, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाए। इसी तरह रो 3 में ऐड करें माइनस, यानी इसमें हमने ऐड करके 0 कराने हैं, 3 टाइम्स रो 1 करें। अब क्या होगा हमारे पास, आप दोबारा मैट्रिक्स को लिखेंगे ताकि गलती ना हो हमसे, यहाँ पे याद रखेंगे -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये रो 1 है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस से कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, ये आ जाएगा। फिर -3 को करें जी रो 1 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 1 0 0, 2 -7 -2 -3 10, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 5 गए -3, 12 में 6 गया -6 आ गया। अब हमारे पास 1 नीचे 0 हो गया, अब यहाँ 1 बनाना है। अब यहाँ 1 बनाने के लिए या तो नीचे वाली रो इस्तेमाल करें, लेकिन उससे नहीं बन सकता, तो अब आखिरी हल क्या है, -1/7 को रो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 हो जाएगा, ये -10/7, ये +3/7 आ गया।
तो चेक करें, ये 3/7 आ गया। आप रेशियो भी लगा सकते हैं और इस तरह लाइंस भी लगाई जा सकती हैं। फिर क्या करेंगे जी, हम 1 नीचे 0, 1 बन गया, अब नीचे 0 बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या होगा, रो 3 में ऐड करें 2 टाइम्स रो 2। ये बात याद रखें, ये रो 2 इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हमने इस 1 को बना के इस्तेमाल करना, तो 2 टाइम्स रो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो करें जी, दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिखें दोबारा और चेक करें। 2 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20/7, 2 3 ज़ा 6/7। अब इनको हल कर लें, -2 + 2 0 हो जाएगा 10/7। तो हमारे पास जब हम करेंगे ऑपरेशन, ये मैंने दोबारा लिख दिया आपको। अब इनका एलसीएम ले लें, -2 + 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 4 - 20/7 आ गया था। 7 4 ज़ा 28 में से 20 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 28 में से 20 जाएगा तो 8/7, 8/7 आ गया। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 7 6 ज़ा, ये आप साइड पे कर लें एलसीएम इसका, 6 42 + 6/7, तो 42 में 6 के 34/7 आ जाएगा। 34/7 इसका आंसर आ गया। 36/7 आंसर आ जाएगा। अब हम इसके आगे इसको हल करते हैं। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, 8/7, अब 1 नीचे 0, 1 बच गया, नीचे 0, अब यहाँ 1 बनाना है। अब इसका एक ही हल है, 7/8 को रो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/7 का रेसिप्रोकल ले लें, 7/8। तो हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो है 1 0 0 2 1 0 -3 -10/7 4 3/7। यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ साइड पे कर ले, मैंने 36/7 को 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, -9/2। तो इसका मतलब यहाँ पे -9/2 आ जाएगा। अब ये दो जीरो हैं, 1 नीचे 0 आ गया, 1 नीचे 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब हमारे पास जो आखिरी वैल्यू लिखी है वो है z, तो z की वैल्यू क्या आ गई, -9/2। अब z की वैल्यू -9/2 आ गई, ये इस इक्वेशन से। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को अगर हम लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगी y -10/7 z = 3/7। अब इस z की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो z की वैल्यू -9/2 जो हमारे पास आई है वो अब इस इक्वेशन में पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 10 9 90/14, 2 से टेबल से कट के 45/7 आ जाएगा। इसको साइड पे भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, हल शल करके y की वैल्यू -6 आ जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन बन रही है वो है x + 2y - 3z = 4 है। अब y की जगह -6 जो ऊपर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हुई थी उसको हमने कन्वर्ट करके किया है। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है ना, 1x + 2y - 3z = 4, ये हमारे पास ये लिखी हुई है। अब y और z की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x का आंसर आ गया। तो y की वैल्यू -6, z की वैल्यू -9/2 पुट करें, इसको हल करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर माइनस माइनस प्लस 9 3 27/2 आ जाएगा। इन दोनों को साइड भेजिए, -12 जाके +12 और +27/2 जाके -27/2 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेके हमारे पास आंसर 5/2 आ जाएगा। तो हमारे पास अब x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया और z का भी आ गया। अब अगर हमने वेरिफिकेशन करनी है तो एक किसी इक्वेशन को ले लें, x + 2y - 3z = 4, जो पहली इक्वेशन है। x की जगह 5/2, y की जगह -6, y की वैल्यू -6 थी और z की वैल्यू -9/2। तो ये इसके अंदर पुट करें, हल करें तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाएगा। चेक करें, 4 = 4। अगर x y z की जो वैल्यू हमने निकाली है और वो उसको हम इक्वेशंस जो शुरू में हमें दी हुई है उसमें पुट करें और उसका आंसर लेफ्ट राइट सेम आए तो इसका मतलब है हमारे पास इसके आंसर x y z ठीक आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सवाल की खासियत ये है बच्चों कि आपने इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी हमने, और वेरिफिकेशन के लिए किसी एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने पुट की है जिससे हमारे पास आंसर सेम आया है, तो इसका मतलब ये इसके आंसर है, रूट्स हैं। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, y = 3 cos 2x और रेंज दी हुई है -π/2 < x <π/2, यानी -90 to +90। मेक टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ गिवन इंटरवल, एक टेबल बना के देना है, और ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉर द गिवन इंटरवल, जो इंटरवल हम लेंगे उस पे ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो x हम क्या ले लेते हैं जी, हम जो एंगल गैप लेते हैं वो हम ले लेते हैं जी, एंगल गैप = 45 डिग्री। ठीक हो गया।
एंगल गैप 45 डिग्री ले लिया तो -90, -45, 0, 45, 90। ये -90 से 90 हमें सवाल में पता लगा है कि -90 से 90 तक हमने ग्राफ बनाना है। फिर y इक्वल टू 3 cos 2x था, यानी हम cos -90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो इसी तरह -45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे -3030 -3। तो ये टेबल हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 90 है, -90 to 90, और y पे हमारे पास 3 to -3। तो आप बस x एक्सिस ड्रा करें, 0, 45, 90, 45 का गैप ले लें, -45, 90, ये y एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे +3, y डैश पे -3। तो -90 पे -3 आंसर है, ये चेक करें, -90 पे -3 ये आ गया। -45 पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये वाला, और 0 पे 3 है, फिर 45 पे 0 है हमारे पास, और 90 पे -3। इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि टेबल भी बन गया हमारे पास ये वाला, और इसका ग्राफ भी प्लॉट हो गया। क्वेश्चन 6 का पार्ट है जी, कहते हैं फॉर एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक भी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास। नीचे एक दी हुई है 1 + 5 × 1/2 + 9 × 1/2 का स्क्वायर 13 × 1/2 का क्यूब अप टू सो ऑन। कहते हैं फाइंड जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, हमने इसकी जनरल टर्म निकालनी है। फिर सम द सीरीज अप टू n टर्म्स, हमने इस सीरीज को जमा भी करना है लेकिन फाइनाइट केस के लिए, अप टू n टर्म्स। किस केस के लिए? फाइनाइट। और सम द सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और हमने इसको जमा करना है इन्फिनिटी के लिए भी, यानी s इन्फिनिटी के लिए भी करना है सम, और s n के लिए भी। तो सबसे पहले तो आप सीक्वेंस लिखेंगे, 1 + 5 1/2 + 9 1/2 का होल स्क्वायर + 13 1/2 का होल क्यूब। यहाँ आपने थोड़ा सा नोट करना है, यहाँ 1 5 9 13 जो यू नंबर लिखे हुए हैं, इसको अलग सीरीज का नाम दे देंगे 1 5 9 13 अप टू सो ऑन। जो दूसरा हमारे पास है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, तो स्टार्ट में क्या लिख देता हूँ 1/2 की पावर 0, यानी यहाँ 1/2 की पावर 0 भी लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, किस चीज की पावर 0, आंसर 1 आता है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा। लेकिन इससे हमें दो सीक्वेंस जनरेट हो जाएंगे। तब यहाँ देखिए ना, 5 - 1 4 आता है, 9 - 5 4 आता है, 13 - 9 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास एपी में है। यहाँ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो सेम आएगी, तो ये हमारे पास जीपी में है। तो इसी तरह हमारे पास अब ये देखने वाली बात है ना, यहाँ सवाल लिखा था अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये एक सीरीज के अंदर दो सीरीज है, एक अर्थमेटिक की है एक ज्योमेट्रिक की है, वो आपने खुद अलग कर लें। तो a1d निकाल लिया, अब इस पे अपने फॉर्मूले लगा देंगे, an = a1 + n - 1 × d, जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, टर्म का। तो a1 की जगह 1 आ जाएगा, n - 1, d की जगह 4, तो ये हल करके an = 4n - 3 आ जाएगा। इसी तरह जो जीपी वाला हमारे पास है वो an = a1 r की पावर n - 1 है, तो a1 की जगह 1 आ जाएगा, r की जगह 1/2 की पावर n - 1, तो an = 1/2 की पावर n - 1 आ जाएगा। तो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली जो टर्म आई हुई है और ये वाली जो टर्म आई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज थी उसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो एपी से आई है और जीपी से आई है। तो पहला पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया, हमने इसकी जनरल टर्म टी एन से मुराद एन टर्म निकाल ली। अब सेकंड पार्ट में इसका था सम द सीरीज अप टू एन टर्म्स। अब क्योंकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका फार्मूला बच्चों ये होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू a1/1 - r प्लस डी आर या आर डी 1 - r की पावर n/1 - r का स्क्वायर माइनस a1 प्लस एन डी r की पावर n/1 - r। तो यहाँ पे a1 हमारे पास 1 था, r की वैल्यू 1/2 है, d की वैल्यू 4 है। ये जो पीछे आपने पहले पार्ट किया ना, वहां से इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ लिख दें, बस आपने फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और इसको हल कर लेना है। तो r की जगह 1/2 पुट करें, 1 - 1/2, a1 फर्स्ट टर्म थी तो हमने a1 यही लिख दिया जी, और 1/2, d कॉमन डिफरेंस 4 था, 1 माइनस r की जगह 1/2, फिर इसी तरह a1 की जगह 1, d की जगह 4, n हमें नहीं पता, 1/2 की पावर n। ये नहीं, मुख्तसर ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई थी हमारे पास, 1 a1 1 है, d 4 है और r 1/2, ये दोनों वैल्यूज तीनों उठा के हमने उस फार्मूले में पुट करनी है।
तो बस इसको हल कर लें, 1 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1, इसको हल करने से 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हल को के 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4, और ये 4 जो ऊपर आया होगा 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, और 1 - 2 की पावर n, और ये -2 1/2 थर्ड वैल्यू है, ऊपर आके -2 हो जाएगी, और ये 1 + 4n और 1/2 की पावर n, तो 1 की पावर n तो 1 ही आएगा, 2 की पावर n इसी तरह लिखा रहेगा। बस इसको जितना हल हो सकते वो आपने हल कर लिया, और यही हमारा आंसर है। मजीद थोड़ा सा करना चाहते हैं तो 2 + 8 10 -8/2 की पावर n -2/2 की पावर n + 4n/2 की पावर n, ये लिख दें। तो ये फाइनाइट सम निकालने का फार्मूला ये है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का, अगट्ठे अगर फार्मूला सम के फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन में अगर। फिर हमने करना सम द सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म। सी पार्ट में था सम द सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अब हमने इसको इनफाइनाइट के लिए ऐड करना है। तो इनफाइनाइट में जो बाकी टर्म्स होती हैं वो फार्मूले निकल जाती हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक वाला। इसमें ये 1/1 - r होता है, और d और 1 - r का स्क्वायर, तो r की जगह 1/2, a 1 की जगह 1, r की जगह 1/2, d की जगह 4, r की जगह 1/2। तो ये एलसीएम लेके 1/2, ये एलसीएम लेके 1/2 का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 + 2 10। तो इन्फिनिटी वाला सम हमारे पास ये आ जाएगा, फाइनाइट सम हमारे पास ये आ जाएगा, और जो टर्म थी ना तो वो हमने पीछे निकाल के रखी। 6 का पार्ट बी जी, लास्ट पार्ट 6 का पार्ट बी कहते हैं कंपनी है 7 इंजीनियर्स, कंपनी में 7 इंजीनियर्स हैं एंड 5 मैनेजर्स। तो इंजीनियर्स की तादाद 7 होगी हमारे पास, मैनेजर्स की तादाद 5। इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रोजेक्ट टीम ऑफ 5 बी सिलेक्टेड। प्रोजेक्ट टीम जो बनानी है उसमें 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं। तो प्रोजेक्ट टीम में सिलेक्टेड बंदे कितने हैं? 12, सॉरी 5। और इफ इट इंक्लूड्स, अब टोटल तादाद जो है हमारे पास वो तो 12 है, क्योंकि 7 इंजीनियर हैं, 5 मैनेजर्स हैं, टोटल तादाद मेंबर्स की 12। 12 में से जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 5 बंदे हमें चाहिए, कितने चाहिए? 5। तो पहले पार्ट में वो कहता है कि 3 इंजीनियर्स एंड 2 मैनेजर्स, यानी कहते हैं इफ इट इंक्लूड्स, अगर वो इंक्लूड करें यानी एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स इंक्लूड करें और 2 मैनेजर्स, तो क्या होगा? इस तरह का जो सवाल होता है कि इसमें से सेलेक्ट करें कि ये मेंबर्स हैं और ये नहीं, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का सवाल होता है। इसका बच्चों सवाल होता है कॉम्बिनेशन। अब आपने देखना है कि इंजीनियर्स कितने थे हमारे पास? 7। तो ये आगे टोटल 7, कितने सिलेक्ट हो सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई मैनेजर्स कितने थे? 5, कितने सिलेक्ट हो सकते हैं? 2, तो 5 2। ये इसको लिखने का स्टाइल है कि टोटल में से जितने सिलेक्ट हो रहे हैं वो लिख दिए मल्टीप्लाई बाई मैनेजर, टोटल कितने हैं उनमें से सिलेक्ट कितने हो रहे हैं। आगे तो कैलकुलेटर का काम है, आपने सिर्फ शिफ्ट 7 लिखना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, NCR वाला बटन दबाना है, और कितने सिलेक्ट हो सकते थे? 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 35। ये आप तसल्ली से कर लें कैलकुलेटर से, 35 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई NCR 5 2 का करेंगे 10 आ जाएगा। तो 350 वेज हमारे पास बन सकते हैं इनको सिलेक्ट करने के। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जी। अब सेकंड पार्ट में कहता है 4 इंजीनियर एंड 1 मैनेजर्स। अब आपने कॉम्बिनेशन लगाने, इंजीनियर्स टोटल थे 7, कितने सिलेक्ट हो सकते हैं जी? 4 मल्टीप्लाई बाई मैनेजर्स कितने थे? 5, कितने सिलेक्ट हो सकते हैं जी? 1। तो 7C4 मल्टीप्लाई बाई 5C1। अब 7C4 आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35, और 5C1 का आंसर आ जाएगा 5। डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करें, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको तरीका समझा दिया, तो 175 वेज आ जाएंगे। दोबारा देख लें, शिफ्ट, उसके बाद सॉरी पहले 7 लिखें, 7 शिफ्ट NCR वाला बटन ढूंढे, ये NCR वाला, NCR और 4, तो 35 आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो, बी पार्ट। अब कहते हैं थर्ड पार्ट में कि एटलीस्ट 4 इंजीनियर्स लेने हैं हमने, एटलीस्ट 4 इंजीनियर्स। तो आप देखें कि आपके पास टोटल इंजीनियर हैं 7, 4 आपने लेने हैं। जब आपने 4 इंजीनियर ले लिए हैं तो पीछे मैनेजर की तादाद कितनी बच जाएगी? मैनेजर थे हमारे पास 5, अगर 4 इंजीनियर लेने हैं कम से कम,
तो फिर मैनेजर कितना लेने पड़ेंगे? एक, क्योंकि 4+1 5, 5 बंदों का ही प्रोजेक्ट का ग्रुप बन सकता है। तो इसको जहन में रखें, 7C4 मल्टीप्लाई बाई 5C1 कैसे बनेगा? 4 लेने हैं, इंजीनियर ले लिया और प्रोजेक्ट वाला एक ही बचेगा। फिर एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम ऐड करेंगे कि हमारे पास अगर इंजीनियर 5 हो जाएं, क्योंकि एटलीस्ट कम अज कम 4 और 4 से ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब 4 या 4 से ज्यादा, तो 7C5 मल्टीप्लाई बाई 5C0, यानी कोई भी मैनेजर ना लें, पांचों के 5 इंजीनियर लें। तो ये जब ऐसा केस आता है एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं दोनों कंडीशंस को। तो 7C4 का आंसर हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाई 5, 7C5 का 21 और 5C0 का 1, तो ये हमारे पास 175 प्लस 21 विच इज 196 वेज आ जाएगा आंसर। अब डी पार्ट में कहते हैं एट मोस्ट वन मैनेजर ले सकते हैं, यानी बहुत हद मारी ना ज्यादा, एक मैनेजर ले सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैनेजर की तादाद कितनी थी? 5, और एक कम ले सकते हैं, तो 5C1 हो जाएगा हमारे पास। तो फिर जो हमारे पास इंजीनियर बचे 7 थे, 7 में से फिर कितने टोटल? 5 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि 1 + 4 5। फिर क्योंकि हम एटलीस्ट 1 नंबर ले सकते हैं, ये 1 से छोटा, तो 5 0 कर देंगे, क्योंकि 1 हो सकता है एट मोस्ट और उससे कम हो सकता है, तो 1 का कम 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7C5, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में 5 तक बंदे तो पूरे करने हैं, तो 5 इंजीनियर्स हो जाएंगे। फिर आप क्या करें? इनको मल्टीप्लाई करें जी, 5C1 का आंसर 5 आ जाएगा, 7C4 का हमारे पास 35, 570 का 1 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज 175 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 196 वेज। तो 196 वेज हमारे पास बन सकते हैं इसके। तो इस दोनों क्वेश्चंस में याद रखें, एटलीस्ट का जिक्र हो या एटमोस्ट का, तो इसमें यह ख्याल रखना होता है कि हमने प्रोजेक्ट के 5 बंदे पूरे करने थे, 4+1 5, 5+0 5, लेकिन एटलीस्ट का जिक्र है या एटमोस्ट का, वो मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है कि आपको कम अज कम, जब जिस तरह के ये एटमोस्ट वाला था कि एक मैनेजर होना चाहिए, तो मैनेजर की तादाद 5 थी हमारे पास ग्रुप में, उसमें से एक मैनेजर हो गया, फिर 4 इंजीनियर हो गए। तो मोस्ट का मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से कम फिर क्या हमारे पास 0 कोई भी ना हो, 5C0 हो जाएगा, 570 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7C5। तो ये तरीकाकार है हमारे पास इसको हल करने का। यहाँ पे हमारे पास बच्चों 2025 फर्स्ट एनुअल एग्जाम का पेपर कंप्लीटली मैंने हल कर दिया है, जिसका सेक्शन बी और सेक्शन सी किया मैंने। इस पे कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।